नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी जीके की डीप क्लासेस हैं, जिसमें हम मेडिवल हिस्ट्री को यहाँ पे कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था। आज हम दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर करेंगे। इन एमसीक्यूज को कवर करने के बाद आपका दिल्ली सल्तनत का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपने इसकी थ्योरी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पहले थ्योरी की क्लासेस को कवर करें, उसके बाद एमसीक्यू को लगाएं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हमेशा के लिए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यह हमारा जीके की डीप क्लासेस की 8वीं वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहां पर सही रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। तो देखिए, एकता प्रथा की अगर हम बात करते हैं, एकता प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ठीक है। और इसमें सैनिकों को सेवा के बदले जागीरें दी जाती थी। इससे रिलेटेड कौन सा पॉइंट नहीं है, चलिए उनको देखते हैं। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, तो ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। सैनिकों को सेवा के बदले दी तो जाती थी, लेकिन कुछ हिस्सा राज्य को भी वहां पर मिलता था, ठीक है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। एकता प्रथा के बारे में डिटेल जानकारी हमें सियासतनामा पुस्तक से मिलती है और यह किताब निजाम उल मुल्क की है, इसको भी याद करेंगे, ठीक है। तीसरा, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, तो ये वाला पॉइंट यहां पर गलत है। जो एकता से, यानी कि जो एकता होता है, एकता का मतलब होता है भूमि, और इसको जिसको ये भूमि दी जाती है उसे एकतादार कहते हैं। तो यहां से जो राजस्व आता था इस भूमि से, वो डायरेक्ट सुल्तान के खाते में नहीं जाती थी, वो पहले एकतादार के पास जाती थी। एकतादार उसमें से अपना वेतन रखता था, अपने जो उसको सैनिक रखने होते थे अपने पास, उनके लिए वो अपना पैसा रखता था। उसके बाद पैसा कहां जाता था? सुल्तान के, यानी कि राज्य के खाते में जाता था, तो डायरेक्ट वहां पर नहीं जाता था। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। देखिए, जो एकता होती थी, भूमि होती थी, इसके मालिक को एकतादार, इसके अलावा मुक्ति, नायाब या वली बोला जाता था, ठीक है। और इसमें से जो इसको राजस्व मिलता था उसको इसके साथ साथ अपने कुछ सैनिक भी रखने पड़ते थे। तो डीप क्लासेस में हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी थी। यहां पर आपके सारे जो डाउट्स हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो एकता व्यवस्था के बारे में हमने इन 4 पॉइंटों को देखा। शुरू किसने किया है? इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया था। और इस प्रथा को बंद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जागीर के बदले वेतन देने की शुरुआत कर दी थी। तो एकता प्रथा को बंद किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आपने बताना है सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर है जरीब। जरीब जो होती थी, देखिए, भूमि पैमाइश के लिए जिस डोरी का इस्तेमाल किया जाता था उसे जरीब कहा जाता था। तो ये कर नहीं था, यह एक प्रकार की डोरी होती थी भूमि पैमाइश में जिसका इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट है, चालीसा मंडल का गठन किसने किया था? यानी तुर्कान ए चहलगानी, चालीसा दल की यहां पर बात हो रही है। 40 तुर्क सरदारों का जो दल था, इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और अगर पूछेगा इस दल को खत्म किसने किया, तो इसको खत्म किया था बलबन ने। दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों को आपने याद करते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है, रजिया के पतन का सबसे मुख्य कारण एल्फिंस्टन ने क्या माना है? तो एल्फिंस्टन एक इतिहासकार है और इसके अनुसार रजिया के पतन का मुख्य कारण उसका स्त्री होना था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, रजिया के बारे में एल्फिंस्टन कहता है कि अगर रजिया महिला ना होती तो भारत के महान शासकों में इसका नाम शामिल होता। तो इसके पतन का एकमात्र कारण ये क्या मानता है? इसका महिला होना। इसको याद करना है। रजिया सुल्तान की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। 1236 से लेकर 1240 तक ये दिल्ली की सुल्तान रही थी। किसकी पुत्री थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसको भी याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? तो राजत्व के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, इसे बलबन ने स्थापित किया था। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने राजत्व के सिद्धांत को यहां पर उसकी परिभाषा दी। इसने अपने आप को भगवान का
दूत बताया, ईश्वर का दूत बताया, ईश्वर की छाया इसने अपने आप को कहा। तो राजत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बलबन ने किया। ठीक है, बलबन दिल्ली का सुल्तान रहा था 1266 से लेकर 1286 तक, इसको भी याद करेंगे। और चालीसा दल का ही एक सदस्य था। जब ये सुल्तान बनता है, चालीसा दल को खत्म कर देता है। इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आपसे दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस सिंगल वीडियो में हमने डीप क्लासेस कवर की हैं थ्योरी की, उन सबका एक मिक्सचर, उन सबको एक शॉर्ट फॉर्म में यहां पर कवर कर जाएंगे एमसीक्यू के रूप में, ताकि आपकी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट है, चालीसा मंडल को निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने भंग किया था? तो ऊपर क्या आया था? ऊपर आया था गठन, तब हमने इल्तुतमिश बताया। अब पूछा है भंग, हम बता देंगे बलबन। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने थोड़ा सा हैवी लैंग्वेज यहां पर डाल दिया कि अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था किसने शुरू करी। सिंपल से अगर लाइन में इस क्वेश्चन को देना होता, आपसे पूछा जाता भारत में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए, और आप जानते हैं इल्तुतमिश ने जारी किए थे। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, इसने चांदी का टका और साथ में तांबे का जीतल भी जारी किया था, इसको भी याद करना है। ठीक है, इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली में टकसाल की स्थापना करवाई, और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा की शुरुआत भी भारत में इल्तुतमिश ने करी, इसको भी याद करना है। इल्तुतमिश जब शासक था तो इसने ग्वालियर को जीता, और ग्वालियर विजय के बाद इसने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया। इस पॉइंट को भी याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, सल्तनत काल में अमीर ए आखुर क्या कहलाता था? तो देखिए, सल्तनत काल में अमीर ए आखुर एक बहुत इंपॉर्टेंट पद होता था। अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रमुख होता था। जो अश्वशाला होती थी उसके प्रधान को अमीर ए आखुर बोला जाता था। रजिया के काल में इसी पद को लेकर विवाद होता है, जिसके बाद रजिया की हत्या कर दी जाती है। दरअसल इस पद पर ज्यादातर तुर्कों को ही यहां पर नियुक्त किया जाता था, लेकिन रजिया सुल्तान का एक मित्र था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत एक गैर तुर्क था, और रजिया ने उसे अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त कर दिया, जिससे तुर्क सरदार उसके विरोधी हो जाते हैं और बाद में उसकी हत्या हो जाती है। तो इसको आपने याद करना है, कौन होता था अमीर ए आखुर? अश्वशाला का प्रधान। इस तरीके से थ्योरी के साथ एमसीक्यूज को कवर करके आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, और आपने जो पढ़ा है उसको आप अप्लाई करना यहां पर सीख जाते हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम ऐसे ही कवर करते हैं। अगर आप शुरुआत से देखेंगे, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज को कवर करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट है, तबकात ए नासिरी किसकी कृति है? यानी जो यह किताब है तबकात ए नासिरी किसकी रचना है? यह रचना है मिनहाज उज सिराज की। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। मिनहाज उस सिराज की अगर हम बात करते हैं, इसने यह रचना किस सुल्तान के ऊपर करी है? जो ये रचना है तबकात ए नासिरी किसके ऊपर बेस्ड है? तो एक सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद, जो कि गुलाम वंश का था। 1246 से लेकर 1266 तक सुल्तान रहा। बलबन जिसका प्रधानमंत्री था, बलबन ने ही इसे गद्दी पर बैठाया था। इसी के ऊपर बेस्ड है तबकात ए नासिरी। ठीक है, और किसकी रचना है? सिराज की रचना है। सिराज ने इस महमूद को, जो ये नसरुद्दीन महमूद था, इसको दिल्ली का आदम सुल्तान बोला है। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। इस रचना में तबकात ए नासिरी में गौरी की विजय से लेकर 1260 तक का इतिहास हमें देखने को मिलता है। और जो फरिश्ता है, फरिश्ता के द्वारा इस रचना को उच्च कोटि की रचना भी बोला गया है। गुलाम का गुलाम किसे बोला जाता है? देखिए, गुलाम का गुलाम अगर आपसे पूछा जाएगा, यह बोला जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जो इल्तुतमिश था, यह किसका गुलाम था? यह ऐबक का गुलाम था, और ऐबक गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलाम का गुलाम बोला जाता है। हालांकि बलबन की भी अगर हम बात करें तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश ऐबक का, तो बलबन पर भी ये लाइन फिट होती है। लेकिन बोला किसको जाता है? बोला सिर्फ इल्तुतमिश को जाता है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, गुलाम का गुलाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजा था।
इससे पहले शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन करता था। ठीक है, तो उस समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश के काल में राजधानी दिल्ली बनती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है दिल्ली का वास्तविक सुल्तान कौन था? पहला, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली को राजधानी बनाने वाला कौन था? सबका आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये आपके अजमेर में है, और यह एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला। अपनी उदारता के कारण जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, इसको भी याद करना है। इसने केवल मलिक की उपाधि या फिर सिपह सालार की उपाधि यह धारण करता था। इसके अलावा इसको इसकी उदारता के कारण लाख बख्श बोला जाता था। यह हाथियों का भी दान देता था। ठीक है, जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, हाथियों का भी दान देता था, जिस वजह से इसे पील बख्श भी बोला जाता था। तो उदारता के कारण लाख बख्श, हाथियों का दान देने के कारण पील बख्श इसको कहते थे। इसके अलावा इसका एक उपनाम और भी है, कुरान खवा के नाम से भी इसको जाना जाता था, क्योंकि ये अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान को पढ़ता था। तो ये सारे नाम किसके हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका। इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है, जैसा हमने ऊपर देखा 1236 से लेकर 1240 तक। इसका विवाह जो भटिंडा का सूबेदार था अल्तुनिया, उसके साथ होता है, और ये किसकी पुत्री थी? यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। बहुत बार आता है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो देखिए, कॉन्सेप्ट आपके कैसे क्लियर होते हैं। अब हमने डीप क्लासेस में एक राजा के बारे में बात करी थी। एक राजा था ख्वारिज्म का राजा। ठीक है, एक जगह थी ख्वारिज्म, और यहां के राजा का नाम है जलालुद्दीन मंगबरनी। ठीक है, यह राजा जलालुद्दीन मंगबरनी भागता हुआ आता है, चंगेज खान से बचते हुए आता है, और बचते बचते यह पहुंच जाता है भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर। उस समय दिल्ली पर इल्तुतमिश का शासन था। 1221 की यह बात है, और यह क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, फिर आपसे कैसे भी पूछा आप आंसर कर जाएंगे। तो जो ये जलालुद्दीन मंगबरनी था, 1221 में भारत की सीमा पर पहुंच जाता है और इल्तुतमिश से शरण मांगता है। अब इल्तुतमिश जानता था कि इसके पीछे चंगेज खान पड़ा है, तो इल्तुतमिश चंगेज खान से बचने के लिए इसको शरण नहीं देता है। तो क्वेश्चन बनता है, इनमें से किस राजा ने शरण मांगी, किसने नहीं दी, कब मांगी? या फिर यह क्वेश्चन बनता है, चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया? इल्तुतमिश की काल में। किसका पीछा करते हुए आया? इसका पीछा। और चंगेज खान के आक्रमण से बचने के लिए ही इसको शरण नहीं दी गई। इसको याद करना है, 1221 का ये बात है। ठीक है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? अब आप इजीली बता देंगे, क्योंकि आपको पता है चंगेज खान किसके काल में आया था? 1221 में आया था, तो इल्तुतमिश का समकालीन है। ठीक है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण करी थी। देखिए, बलबन जो था, इसने 40 साल दिल्ली सल्तनत पर राज किया। 20 साल ये प्रधानमंत्री रहा, और उसके बाद 20 साल ये सीधा सुल्तान बनकर शासन करता है। जब ये सुल्तान बनता है तो एक उपाधि धारण करता है, जिल्ले इलाही की उपाधि ये धारण करता है। ठीक है, इसने 2 उपाधियां धारण करी थी। एक थी नियाबत एक खुदाई, जिसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, और दूसरी थी जिल्ले इलाही, जिसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। ये दोनों उपाधियां किसने धारण करी? बलबन ने धारण करी। ठीक है, तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं। पहले आपको ऐबक से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, इल्तुतमिश के मिले, रजिया सुल्तान के मिले, और अब बलबन के मिले। जो इंपॉर्टेंट राजा हैं, जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनको कर रहे हैं हम यहां पर कवर। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, पूरी डीप क्लासेस जिसमें आपको सारी किताबों के फैक्ट मिलेंगे, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य नहीं है? तो चलिए कथनों को कवर करते हैं। पहला है, इसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
तो ये बिल्कुल सही है। कहीं पर नियामत है, कहीं पर नियाबत है, ठीक है। इसका ही मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। तो ये भी इसी ने बताया था, इसकी उपाधि भी धारण करता है, इसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बोला। दूसरा, इसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इक्ता प्रथा को शुरू किया था इल्तुतमिश ने, तो बलबन इसको शुरू नहीं करता है, ठीक है। तीसरा, इसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। तो ये वाला बिल्कुल सही पॉइंट है, जो चालीसा दल था उसे बलबन ही खत्म करता है। इसने बंगाल के विद्रोह को दमन किया। तो इसके काल में भी अलग अलग जगहों पर विद्रोह हुए, बंगाल में विद्रोह हुआ जिसका बलबन ने दमन किया, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अब देखिए खिलजी वंश में हम आ गए हैं। तुगलक जो आपका गुलाम वंश था उनके महत्वपूर्ण शासकों के एमसीक्यूज को देखा। अब हम खिलजी वंश पे आ गए हैं, दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला दूसरा वंश। इस वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। खिलजी वंश की स्थापना 1296 में होती है। गुलाम वंश का अंतिम राजा था शमशुद्दीन क्यूमर्स और उसको हटाने के बाद गद्दी पर जलालुद्दीन खिलजी बैठता है। एक क्वेश्चन याद करना है इसको लेकर के, ये तो याद करना ही है कि खिलजी वंश का संस्थापक है 1296 में करता है। एक और क्वेश्चन याद करना है, दिल्ली में जितने भी सुल्तान हुए उन सब में सबसे बूढ़ा सुल्तान अगर कोई था तो वो जलालुद्दीन खिलजी था। कहीं कहीं पर बताया गया है कि जब ये सुल्तान बना 76 वर्ष का था, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त करी थी। तो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में शासक बना। एक छोटा सा करेक्शन करना, खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है, ठीक है। 96 में अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की जाती है जो कि 1320 तक चलता है। अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है 1296 में। इसको यहां पर करेक्ट करना, ठीक है। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को जीता वो था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसका क्रम पूछा जाता है। हमने इसकी जब डीप क्लासेस कवर करी थी, सारी विजयों को देखा था, कौन राजा था, कौन नेतृत्व कर रहा था, सबको देखा था। क्विक रिवाइज यहां पर करते हैं कि क्रम क्या था इसकी विजय का। तो इसने सबसे पहले देवगिरी को जीता था दक्षिण में, उसके बाद इसने वारंगल को जीता था यानी तेलंगाना को जीता, उसके बाद इसने द्वार समुद्र यानी होयसल वंश को पराजित किया, उसके बाद पांड्य राज्यों को इसने पराजित किया। तो ये इसका दक्षिण का क्रम था जो आपको पूछा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है, दक्षिण विजय का श्रेय किसको जाता है? तो जो इसका सेनापति था मलिक कफूर, इसको जाता है इसके दक्षिण विजय का श्रेय। निम्न में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो मूल्य नियंत्रण पद्धति यानी बाजार नियंत्रण पद्धति, इसको लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दो बातें पहले शुरुआत में बात करेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पॉलिसी अपनाई थी, ये जो मूल्य नियंत्रण पद्धति है, इसकी डिटेल जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है और यह रचना जियाउद्दीन बर्नी की है। एक तो यह याद करना है, और दूसरा, इस पद्धति को सबसे पहले लागू करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार यह पेपर में आता है। इसके लिए बाजार नियंत्रण के लिए इसने एक नया पद बनाया था जिसका नाम था दीवान ए रियासत। तो दीवान ए रियासत कौन होता था? बाजार नियंत्रक होता था, पूरे बाजार को कंट्रोल करता था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत किसे नियुक्त किया था? यह क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि इसकी सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी है और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी इस पॉलिसी का कौन है? दीवान ए रियासत। इसने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था, ठीक है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेना नायक कौन था? वही क्वेश्चन आ गया, दक्षिण विजय का श्रेय। तो दक्षिण अभियानों का सेना नायक था मलिक काफूर। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में गुजरात के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है। जो इसका नेतृत्व कर रहे थे यहां पर उस समय वो था नुसरत खान, ठीक है। नुसरत खान के नेतृत्व में गुजरात पर हमला किया गया। इसी नुसरत खान ने इसी विजय के दौरान 1000 दिनार में मलिक कफूर को यहां पर खरीदा, इसीलिए कपूर को 1000 दिनारी भी बोला जाता है। क्वेश्चन बनता है इसको कहां से खरीदा गया, किसने खरीदा? तो गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान ने खरीदा मलिक कफूर को, 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की सबसे विशाल सेना की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है?
यानी सबसे विशाल सेना और जिसको वेतन मिलता था, ये किसके पास थी? ये अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। ठीक है, इसने नगद वेतन की शुरुआत करी और दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी सेना भी इसी के पास थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप को आधार माना और महत्वपूर्ण वर्ग जिसमें खुद या मुकदम जिनको बोला जाता था उनको भी भू राजस्व देने को कहा, जिस तरह आम आदमी या आम जनता देती थी। तो हमने डिटेल क्लास में बात करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों का दमन किया था। ठीक है, खिलजी ने किया था और दूसरा बलबन ने किया था। तो इसने ही किया है, भू राजस्व को निर्धारित करने के लिए इसने जमीन की माप को आधार माना और यह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो देखिए, गरी या ग्रह कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। खिलजी के द्वारा 2 नए टैक्स लगाए गए थे, एक था ग्रह कर जिसे घरी कर भी कहते हैं और एक था चराई कर। इन दोनों को याद करना है। दोनों नए टैक्स किसने लगाए थे? खिलजी ने लगाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था? यह भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट देखिए, अब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है और काफी महत्वपूर्ण ये विजय थी उसकी। चित्तौड़ आप जानते हैं यहीं की रानी थी, रानी पद्मावती। 1303 में वो यहां पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ के राजा उस समय राणा रतन सिंह थे। ये यहां पर पराजित हो जाते हैं। जो रानी पद्मावती थी वो जौहर कर लेती है। जो चित्तौड़ था इसको ये जीत लेता है। तो चित्तौड़ जीतने के बाद ये अपने बेटे खिज्र को यहां का शासक बना देता है और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। तो किसका नाम बदला था? चित्तौड़ का बदला था। इसको आपने याद करना है। ठीक है, दीवान ए रियासत का कार्य क्या था? तो अभी हमने ऊपर देखा, दीवान ए रियासत क्या करता था? बाजार नियंत्रण करता था। बाजार नियंत्रण करेगा यानी व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण करता था। ऑप्शन सी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए, दक्षिण पर इसने जब आक्रमण किया तो पहला आक्रमण देवगिरी पर किया था और यह आक्रमण इसने 1296 में किया था। ठीक है, और उस समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यह काफी इंपॉर्टेंट राजा था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बार देवगिरी पर आक्रमण किया। पहली बार 1296 में किया, रामचंद्र देव के ऊपर किया। इसने उस समय टैक्स देना यहां पर मान लिया कि मैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत को टैक्स दूंगा। बाद में यह टैक्स देना बंद कर देता है। तो 1308 में दोबारा से इसके ऊपर आक्रमण होता है। तब इसको दिल्ली ले जाया जाता है और तब दिल्ली में इसका अच्छे से स्वागत किया जाता है। इसको एक उपाधि दी जाती है, रायान की उपाधि। उसके बाद फिर यह कभी टैक्स देना बंद नहीं करता। तो 2 बार देवगिरी पर आक्रमण होता है। दोनों आपको याद करना है। कौन था शासक? रामचंद्र देव था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो बाजार सुधार यानी कि बाजार नियंत्रण पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है अलाउद्दीन खिलजी। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होते हैं, लगभग 7 आक्रमण, और 7 आक्रमणों को यह असफल कर देता है। मंगोलों और दिल्ली सल्तनत की सीमा थी सिंधु नदी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें, दिल्ली के सुल्तान जितने भी हुए उन सब में सबसे विद्वान सुल्तान कौन था? MBT था और यह गद्दी पर बैठता है 1325 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 1325 से लेकर 1351 तक यह राजा रहता है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने वाला शासक कौन था? तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित करता है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो मैंने आपको जब डीप क्लासेस कवर की थी वहां पर भी कहा था कि इसकी आत्मकथा पेपर में पूछी जाती है और इसी के नाम से 2-3 किताबें हैं, तो कंफ्यूजन वहां पर हो जाता है। इसकी आत्मकथा का नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, जो तारीख ए फिरोज शाही है ये जियाउद्दीन बर्नी की किताब है। फतवा ए जहांदारी ये भी जियाउद्दीन बर्नी की किताब है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की किताब है। ठीक है, इन किताबों को आपने याद करना है। और फतुहात ए फिरोज शाही ये तुगलक की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में वह कौन था जिसके संबंध में सूफी संत औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है?
तो यह जो फेमस स्टेटमेंट है कि दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। और किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। पूरी कहानी को हमने देखा था डीप क्लासेस में, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। कब कहा था, बस इसको आपको याद होना चाहिए। जो गयासुद्दीन तुगलक था, बंगाल विजय पर यह गया हुआ था, बंगाल अभियान पर गया हुआ था, वहां से वापस लौट रहा था और इसने एक आदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली आने तक औलिया को दिल्ली छोड़ देना है, जो निजामुद्दीन औलिया थे। और तब उसके बदले में औलिया कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। और यह वाकया सही साबित होता है। ये बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था और रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ये दोबारा कभी दिल्ली पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए दिल्ली हमेशा दूर ही रही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में वह कौन था जिसके जैन आचार्य राजशेखर तथा जिन प्रभु सूरी के साथ वाद विवाद और उन विद्वानों को धन आदि भेंट करने के प्रमाण मिलते हैं? तो जैन आचार्य राजशेखर और जिन प्रभु सूरी, इनके साथ अच्छे संबंध किसके थे? मोहम्मद बिन तुगलक के थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा गया है? तो मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक यह बोला गया है फिरोज शाह तुगलक को। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसे मध्यकालीन भारत का अकबर भी बोला जाता है। निम्न में से किसकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो किसके मरने पर यह कहा गया? यह कहा गया एमबीटी के मरने पर। मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु होती है 1351 में सिंध अभियान के दौरान ठट्टा नामक जगह पर, तब बदायूनी कहता है कि सुल्तान को उसकी जनता से और जनता को उसके सुल्तान से आखिर में मुक्ति मिली। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो देखिए, अब तैमूर लंग आएगा। इल्तुतमिश के काल में कौन आया था? चंगेज खान आया था। तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है 1398 में, और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली में नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम लगाता है, लेकिन उसने कुछ लोगों को उसमें छूट दी थी, जैसे दिव्यांगों से नहीं लेता था, ब्राह्मणों से नहीं लेता था, महिलाओं से नहीं लेता था, लेकिन ब्राह्मणों को भी जजिया कर देने पर विवश किया फिरोज शाह तुगलक ने। बाद में कौन बंद कर देता है? अकबर बंद कर देता है। फिर कौन शुरू करता है? औरंगजेब शुरू करता है, और अंततः मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह था वो बंद करता है जजिया कर को। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता की बात करें, ये मोरक्को से आया था। ठीक है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो हिंदुओं के त्यौहार में, विशेषकर होली में सार्वजनिक तौर पर भाग लेने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। कुछ जगहों पर सिकंदर लोदी के बारे में भी यह बात कही गई है, लेकिन आप दोनों में देखेंगे तो दोनों में पहला कौन है? तुगलक पहला है। ठीक है, तो अगर दोनों विकल्प में आएंगे तो आप पहला रेफरेंस तुगलक को देंगे, अदरवाइज जो आएगा आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह बात दोनों के बारे में कही जाती है, तुगलक के बारे में भी और सिकंदर लोदी के बारे में भी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अब हमें सत्य कथन को देखना है। चलिए यहां पर देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया था। तो देखिए, आरिज विभाग एक सैन्य विभाग था। ठीक है, दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज इसको कहते थे, और इसकी स्थापना इसने नहीं करी थी, बलबन ने करी थी। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट तो गलत हो गया। दूसरा है, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू करी। तो घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा इसने नहीं करी थी, अलाउद्दीन ने करी थी। ये भी गलत हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठा, ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया, क्योंकि तुगलक के बाद गद्दी पर बैठता है फिरोज शाह तुगलक, वो उसका चाचा नहीं था, चाचा का बेटा था। ठीक है, ये भी गलत हो गया। चौथा है, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, तो ये वाला बिल्कुल सही है, दीवान ए बंदगान इसने स्थापित किया था। ठीक है, दिल्ली के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम राजा था नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए फेमस है, वो कौन है? तो देखिए, नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो वो है गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन नहरों के बड़े जाल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऑप्शन डी।
टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो अशोक के 2 स्तंभ लेखों को टोपरा और मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित करवाता है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, दीवान ए कोही किस सुल्तान से संबंधित है? तो देखिए, दीवान ए कोही एक कृषि विभाग था और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक करता है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक चलाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हमने इसके सारे जो इंपॉर्टेंट इसने कार्य किए थे, जो बुरी तरीके से फेल हुए थे, जिस वजह से इसको बुद्धिमान, मूर्ख राजा, रक्त पिपासु ये सब बोला गया, उन सारी योजनाओं के बारे में हमने डीप क्लासेस में बात करी थी। उन्हीं में से एक योजना थी सांकेतिक मुद्रा। नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, सैयद वंश, जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया तो जो प्रदेश उसने जीते, जैसे लाहौर उसने जीता, दीपालपुर उसने जीता, उन प्रदेशों का सेनापति या सूबेदार वो खिलजी खान को बनाकर चला गया। और बाद में जब 1414 में तुगलक वंश कमजोर होता है, खिलजी खान दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और सैयद वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही किसकी जीवनी है? तो काफी फेमस किताब है तारीख ए मुबारक शाही और यह मुबारक शाह की जीवनी है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। याहिया बिन सरहिंदी काफी फेमस व्यक्ति और ये मुबारक शाह जो कि सैयद वंश का प्रतापी राजा माना जाता है, इसका दरबारी था और उसी ने इसकी रचना करी है जो कि इस मुबारक शाह को समर्पित है। नेक्स्ट है, बहलोल लोदी ने किस सैयद वंश के शासकों को अपदस्थ कर दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना करी? तो सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी और यह गद्दी से हटाता है अलाउद्दीन शाह को, यानी अलाउद्दीन शाह सैयद वंश का अंतिम राजा है। ठीक है। सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए सही स्टेटमेंट को यहां पर देखते हैं। पहला, इसने बहलोल लोदी द्वारा अपनाए गए अफगानी राजत्व सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। यह बिल्कुल सही है। बहलोल लोदी ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, लेकिन जब सिकंदर लोदी सुल्तान बना तो गद्दी पर बैठा तो उसने सुल्तान अपने आप को घोषित किया था। ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा, इसने निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को पुनः विकसित किया और अफगानों की जो स्वतंत्र और विरोधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर इसने उनको नियंत्रित किया, यानी अफगानों की जो स्वतंत्र और विरोधी प्रवृत्ति थी उसको इसने कंट्रोल किया और दोबारा से जो राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र, उसको इसने विकसित किया। बहलोल लोदी दूसरे सुल्तानों से अलग था, लेकिन सिकंदर लोदी ने वही किया जो पहले के सुल्तान करते आ रहे थे। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर आपके सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी। लज्जत ए सिकंदर शाही ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसके बारे में हमने बात करी थी। लज्जत ए सिकंदर शाही यह संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किस लोदी शासक ने भूमि के माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाना चलवाया था? तो गज ए सिकंदरी इसकी शुरुआत भी सिकंदर लोदी करता है। ऑप्शन डी। मियां भुआ जिसने तिब ए सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना करी, ये किसका वजीर था? तो व्यक्ति का नाम है मियां भुआ, इसकी रचना है तिब ए सिकंदरी और यह एक औषधि ग्रंथ है। ये सिकंदर लोदी का ही दरबारी था, उसका वजीर था। ठीक है। नेक्स्ट है, लोदी काल की प्रमुख इमारत मोट की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मोट मस्जिद ये आपके लोदी काल की है और यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए। तैमूर ने दिल्ली से वापस जाते समय किसे लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का राज्यपाल बनाया? तो अभी हमने ऊपर देखा था खिज्र खान को बनाया था। ठीक है। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के कौन थे? बाकी के सारे तुर्क सरदार थे। ठीक है, जो लोदी थे ये अफगान मूल के थे। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? तो आगरा की स्थापना करता है सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो देखिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा था, इसको पराजित किया था खतौली के युद्ध में। खतौली का युद्ध 1517-1518 के बीच में लड़ा गया था। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही काल अनुक्रम है? तो यानी कि लोदी वंश में 3 ही राजा हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। उनका क्रम बताना है। क्रम आपका ये रहा, पहले बहलोल आया, फिर सिकंदर और उसके बाद अंतिम राजा इब्राहिम। ठीक है। नेक्स्ट है, तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश आता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा।
1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो देखिए, वारंगल यानी आज का तेलंगाना। अलाउद्दीन खिलजी काकतीय शासकों पर यानी वारंगल पर आक्रमण करता है। पहला आक्रमण उसका असफल होता है, ठीक है, तो इसको पराजित करते हैं काकतीय शासकों की सेना। उसके बाद ये दोबारा आक्रमण करता है और तब ये सफल हो जाता है और यहीं से फिर उसको कोहिनूर हीरा भी मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और फिर बताना है इनमें से कौन सा कथन यहां पर सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, सल्तनत के राजस्व में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमील कहा जाता था। तो ये वाला पॉइंट आपका सही है। दिल्ली के सुल्तानों को इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ये क्या थी इक्ता प्रणाली? एक भू राजस्व व्यवस्था थी और सैनिकों को वेतन के बदले जागीरें यहां पर दी जाती थी उनके सेवा के बदले में, ठीक है। तीसरा है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो ये भी आपका गलत है, ये आपके पहले से ही था। मीर बख्शी भी आपका जो मुख्य सेनापति होता था मुगल काल में, उसको बोला जाता था। तो ये मुगल काल में आया, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। यहां पर आपका केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उपयुक्त में से केवल एक कथन सही है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा दिल्ली सल्तनत के हमने 65 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया। हर वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने कवर किया ताकि आपको एक क्विक रिवीजन यहां पर हो सके। जो आपने थ्योरी करी है उसको आप अप्लाई कर सकें और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से यहां पर क्लियर हो सके। क्वेश्चन की फॉर्म में एमसीक्यू के रूप में हमने आज यहां पर कवर किया है। उम्मीद करता हूं आपका दिल्ली सल्तनत का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो डीप क्लासेस की हमारी होंगी उनमें कुछ स्वतंत्र राज्यों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका विजयनगर साम्राज्य होगा, बहमनी साम्राज्य होगा, उसके बाद सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन की बात करके सीधा मुगल साम्राज्य की ओर हम चलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।